सादर करती हूँ और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जिस धरती पर जन्म लिया जिसने हमें सवारा। जिस धरती पर जन्म लिया जिसने हमें सवारा। जहर घोल हमने मिट्टी में कैसा कर्ज उतारा। जहर घोल हमने मिट्टी में कैसा कर्ज उतारा। रासायनिक कीटनाशक ने रासायनिक कीटनाशक ने की उपज भर मार है। यह सब कुछ हो भाई, यह सब मौत का व्यापार है। यह कुछ नहीं हो भाई, बस मौत का व्यापार है। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। ऐसे फसल का मोल ही क्या। ऐसे फसल का मोल ही क्या, जीवन अनमोल गवाए। ऐसे फसल का मोल ही क्या, जीवन अनमोल गवाए। रोगी बनकर जाल में हम सब गिरते ही जा रहे। रोगी बनकर जाल में हम सब गिरते ही जा रहे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। हो अपना उद्देश्य यही हो अपना उद्देश्य यही, स्वस्थ समाज बनाएंगे। हो अपना उद्देश्य यही, स्वस्थ समाज बनाएंगे। शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाए। शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाए। किसान है वरदान इस जगत की शान है। किसान है वरदान है इस जगत की शान है। प्रकृति की सेवा ही हम सब की पहचान है। प्रकृति की सेवा ही हम सबकी पहचान है। हो लक्ष्य हमारा एक ही, हो लक्ष्य हमारा एक ही, हर घर में खुशियाँ लाएंगे। हो लक्ष्य हमारा एक ही, हर घर में खुशियाँ लाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। तो आपने गीत सुना।
बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। तो आज अभी हमारा तिवारी हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं, वो कुंभ का लाइव दर्शन कराएंगे। और शशिकांत भैया, ये कुंभ की स्थिति बताओ। हमारे शरद भैया के पिताजी को, माताजी को, इनको कुंभ में स्नान करने जाना था। आज कल जाना था तो रोक दिया था हमने। पत्रकार कब जाना? महोदय बताएंगे क्या स्थिति है। हाँ, बहुत। कब उचित रहेगा जाना, जरूर बताएं। अभी 14 के बाद, मतलब ये 12 के बाद है। 14 सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओम। सभी ग्रुप में जुड़े लोगों को सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं प्रभाकर जी प्रणाम। मैं प्रभाकांत त्रिपाठी कुंभ नगर से बोल रहा हूँ। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है प्रयागराज में। क्लाउड के चलते जी। दूर दराज के लोगों का और वीआईपी मूवमेंट होने के चलते जो है यहाँ पे बड़ी भीड़ है प्रयागराज में। आप आए, थोड़ा समय निकाल के आए, जिसे भी आना है समय निकाल के आए। इस समय स्थिति यहाँ पे जो है ये है कि प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ लोग जो है यहाँ स्नान करने आ रहे हैं प्रयागराज में। ये स्थितियां हैं। बाकी आप लोग ये यमुना जी के दर्शन करें। आज राष्ट्रपति महोदया भी यहाँ पधार रही हैं, इसीलिए नाव का ये मूवमेंट बंद हो गया है यहाँ पर। पूरा चारों तरफ का दर्शन कराइए। जय हो जमुना मैया की जय। जय हो गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। और राष्ट्रपति किनारे चले जाइए थोड़ा सा। बिल्कुल महोदय, ये बिल्कुल। भीड़ कब तक रहेगी प्रभात जी? ये भीड़ मेरे ख्याल से महाशिवरात्रि तक रहेगी। मतलब बाहर वालों का नंबर नहीं लगने देंगे, आप ही लोग पुण्य कमाएंगे पूरा। नहीं नहीं, मेरा तो यहाँ शिविर है। मेरा तो ये शिविर है यहाँ पे। मेरा शिविर है और भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक ज्यादा आने। अच्छा, ये वाहन तो पूरे में जाम लग गए हैं, बांदा रोड पर भी और इधर रीवा रोड पर भी। जी 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 जी। लाइव जो है बसें अंदर तक जा रही है कि बस में भी दिक्कत आती है बस को जाने में, प्राइवेट बसें? ये बंद होने के बावजूद ये देखिए आप। कोई वाहन नहीं जाता था। बस वगैरह कुछ नहीं जाती, सब टू हाँ। व्हीलर थोड़ा बहुत जाती हैं बस, वो देख भी रहे हैं अंदर माघ स्थितियां, मेले में बिल्कुल नहीं। ई रिक्शा तो जा देख रही है, रहे ई हैं। रिक्शा जाती है उधर। ई रिक्शा अंदर चलती है। यहाँ तो बस छोड़ने के बाद कितना दूर ई रिक्शा से चलना होगा वो पता? बस तो 10 से 15 किलोमीटर पहले ही रुकवा देते हैं। भीड़ अगर कम रहती है तो 5-7 किलोमीटर पहले। देख सकते हैं, देख रहे हैं। आने वाले हैं कि जाने वाले लोग हैं? ये आने वाले लोग हैं, स्नान के लिए आने वाले लोग हैं। स्नान के लिए आने वाले लोग हैं। और ये हो। और सर्दी कैसी है? सर्दी सुबह शाम की है। सर्दी सुबह शाम की है। एक-
और आदरणीय शशिकांत जी, भैया का ऐसे संपर्क में रहना, अगर जब नॉर्मल स्थिति बनती है तो जरूर बताएं, क्योंकि हमको बिल्कुल बिल्कुल पहुंचना है। और बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। एक छोटा सा भंडारा संतों का करना है, और दर्शन और स्नान, ये चीजें बहुत जरूरी बिल्कुल बिल्कुल। अब 12 तक तो बहुत भीड़ है, उसके बाद 14 16 ओला तक थोड़ा नॉर्मल तो नहीं कह सकते, क्योंकि है। इतना प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम अभी मैं रीवा में हूँ, तो रीवा में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, कई जगह प्रशासन ने रोक रखा है और पूरी व्यवस्थाएं की है। कार कहाँ तक जा रही है कार? सब वही कार कार भी बस अभी तो 15 से 20 किलोमीटर पहले स्टेप बाय स्टेप रोकते हैं, जैसे अभी रीवा से रोक देंगे, फिर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाने पे फिर रोक देंगे, फिर ऐसे 15-20 किलोमीटर जाने पे रोक देंगे। जैसा वहाँ वहाँ स्थिति रहती है, पार्किंग खाली होती है, उसी हिसाब से इधर जाने देते हैं लोग। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुबह सुबह आपने गंगा मैया का दर्शन करवा दिया। हाँ, अब प्रभाकांत जी को बहुत बहुत साधुवाद, ये बहुत बहुत इधर धन्यवाद। किनारे हाँ, किनारे जाके थोड़ा पूरा उधर किला साइड पूरा दिखवा दीजिए। देख पा रहे हैं आप? हाँ, देख रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख दिख रहे रहा, सुनाई भी पड़ रहा। ये यहीं से वीआईपी मूवमेंट होता है। मोदी जी, अमित शाह जी, सारे लोग जो है से ही जाते हैं। हम्म। ये खाली रखा है अभी आज के लिए। नहीं, खाली नहीं है, वीआईपी का है ना। हाँ हाँ, VIP। वहाँ तक जाएंगे उसके बाद चले आते हैं। ये रुकिए सर, लोग आने दीजिए। यही वाले, यही लोग हैं। जैसे ऐसे ऐसे क्रम से क्रम छोड़ते हैं, टोली की टोली। ये जो भीड़ है आपकी मध्य प्रदेश, पूरे मध्य भारत और दक्षिण भारत की भीड़ इधर आ रही है। बहुत सुंदर। उधर दर्शन करा दीजिए गंगा मैया और जमुना जा मैया रहे का। जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। हम हर कुंभ में, हर उसमें जाते थे अपने गुरु जी के साथ, भंडारा वगैरह करना, दर्शन करना, लेकिन अब की बार नहीं जा पाए। जय हो, जय हो जमुना मैया की थोड़ा जय। कोहरा भी है वहाँ, इसलिए स्पष्ट। वो रोक रहे हैं। है बंद है नहीं आ रहा है कि जनता कहाँ जा रही है, ये तो सोचना चाहिए। जनता इधर आ रही है। जनता रोड पकड़ के जा रही है स्नान करने, और ये जो है पीछे आ रहा है कि जनता ना आए। ये क्रूज है, क्रूज। जी। जय हो जमुना मैया की जय। जय हो। दर्शन कर लो, तो से जाओ। ये मोदी जी वगैरह वीआईपी मूवमेंट के लिए यहाँ से है सब, भारत सरकार का। ये भारत सरकार का है। इधर से मोदी लोग जाते हैं ना, इसी क्रूज पे तो घूमा था उन्होंने। बताइए जरा सा, बताइए। आए थे मोदी आए, योगी आए, मंत्री वगैरह आए, सब आए, इसी से जो है जा करके संगम में स्नान किया, पूजा किया, फिर वहाँ अपना बात विचार किए संगम में, फिर वहाँ से हवाई जहाज से वो कार बैठे, कार से हवाई जहाज बैठे चले गए। बाद में
बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप भाई साहब? हम आप गार्ड कहाँ मैन हैं सर। जी? बता दीजिए, हम गार्ड हैं। गार्ड हैं संस्था के। ये हाँ तो नहीं नहीं, कहाँ के से, कहाँ डब्ल्यू। के हैं आप? निवासी कहाँ के हैं? हाँ, कहाँ के कुरान निवासी हैं? कुरान कुरान तहसील के निवासी हैं सर। कौन अच्छा, गाँव? यही यही प्रयागराज प्रयागराज। से। प्रयागराज में कुरान तहसील हाँ है। हाँ हाँ, कुरान तहसील है। कौन गाँव हुआ? सीकरो ग्राम से है। बिरहा मार घरा। हाँ, बिरहा मार घरा। बिरहा आपके घर या तब से आप परिचय के हैं। श्री रामविलास शर्मा के हम लड़के हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ से तो संगम हमारे कितना यहाँ दूर है? प्रधान चला यहाँ से बिरहा। दूर है? दर्शन हो गया है। हो गया भैया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद हो गए धन्यवाद पहचान लें। और धन्यवाद धन्यवाद से पहचान लें। माँ गंगा धन्यवाद। मैया आपका कल्याण गंगा जी आए, सुखी रखें। प्रयागराज आए, आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी देश के विभिन्न राज्यों के लोगों ने आपने दर्शन कराए, आपका बहुत बहुत शाहबाद। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जाने कहाँ कहाँ के सभी राज्य, उत्तराखंड, हरिद्वार, सब जगह के लोगों ने आपको जुड़े हैं। सभी इसका दर्शन कर रहे हैं। आपने कराया माँ जमुना जी, गंगा जी और महाकुंभ के। तो आदरणीय प्रभाकांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शशिकांत जी भाई साहब को बहुत बहुत शाहबाद और रंजना जी को बहुत बहुत शाहबाद, जिन्होंने ये कड़ी मिलाई। बहुत सुंदर। चलिए आगे आप चलते हैं और बस जानकारी देते रहिएगा। जब कुछ स्थिति ठीक बने, आने लायक, तो बताइएगा जरूर। अब एक आध दिन और जाके नजदीक एकदम घाट के पास हाँ किसी दिन, आज थोड़ा सा भीड़ बहुत ज्यादा है तो किसी दिन और घाट के पास पूरा वहां संगम नोज से पूरा प्रसारण करेंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक। जी आदरणीय शशिकांत भैया तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे उनके साथ जुड़े प्रभात भैया, उनका भी मैं बहुत बहुत नहीं जोहार नहीं, आगे डालती जाइए, हूँ। आगे जाइए, आगे जाइए। और करती हूँ। उन्होंने अतिशय आज हमें प्रयागराज से उन्होंने लाइव दिखाया। और कहाँ के भक्त हैं ये जो जा रहे हैं ना प्रभाकांत जी भैया? पूछो भैया कहाँ से आए हैं ये कहाँ से आए हैं ये भक्त? कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर सीकरी आगरा। आगरा से, आगरा से। ठीक ठीक ठीक। आगरा आगरा। हाँ चलिए ठीक है। चलिए बहुत अब बहुत हम धन्यवाद। आपसे सुबह सुबह गंगा मैया का दर्शन करवाया आपने। हाँ जी, आभार। आपसे हम अभी विदा लेते हैं। और अब हम चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं प्रभाकांत जी, सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं आपको। फिर धन्यवाद दिखाना आप। सर, धन्यवाद। ओके ओके। हर हर महादेव। और बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया की जय। और जय गंगा मैया। जय। तो अब चलते हैं हम द्वितीय सत्र की तरफ। और अब हमारा द्वितीय सत्र था कि हमने जैविक खेती के ऊपर ही हमें सामान्य चर्चा करनी थी आज। इसीलिए मैंने एक जैविक यौगिक खेती वाला एक सुंदर गीत गाया था, और जिसमें हमें कि एक क्रांति करनी है। जैसे देश स्वतंत्र होने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत सारे क्रांतिवीरों ने क्रांति की थी, तब देश स्वतंत्र हुआ। वैसे ही आज वही स्थिति आई है कि हमें एक जैविक यौगिक खेती की क्रांति करनी है। जैसे कि जैविक और प्राकृतिक खेती कैसे हो हर घर में। तो आज उस पर ही आज हमारा सत्र है। तो मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आपके निर्देशानुसार ही आज का कार्यक्रम हम आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर। आज की इस महाकुंभ के दर्शन कराने के लिए शशिकांत जी और प्रभात जी को बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत उनका, हम सबकी आत्मा तृप्त हो गई वहाँ नहीं होते हुए भी।
हमें ऐसा लगा कि हम भी वीआईपी हमने भी वहाँ पर दर्शन कर लिए हैं और हमने भी उस पुण्य में भागीदार हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग इतने दूर दराज क्षेत्रों से, देश से विदेश से, चाहे वीआईपी हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, सब लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्रम में आगे चलते हुए ये जो कार्य है, ये जो महाकुंभ है, ये तो 144 साल बाद आएगा और हमारे कुंभ भी हर एक 4 साल में होता है। लेकिन आज का जो विषय है बड़ा गंभीर है और आज का विषय जो है वो समीक्षा के लिए भी है कि हमने अभी तक के क्या काम किया है, क्या हमारे अनुभव रहे हैं और हमने क्या आगे करना चाहिए। जो क्रांति की बात हो रही है, जैविक खेती क्रांति, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने के लिए, वो क्रांति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मानवता को बचना है तो उसको क्रांति करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। कोई भी विकल्प बचा नहीं है कि अब ऐसे ही करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमने यह भी देखा है, जो चिंतन हो रहा था कि काश हम भी इस महाकुंभ में लाभ ले पाते, लेकिन भीड़ इतनी है उससे हम डर जा रहे हैं। उसको लगते हुए हमें लग रहा है कि अगर हम चले गए, अगर हम फंस गए तो क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन भी कर रखा है और उनको भी लग रहा है कि चलो 16 तारीख के बाद हो सकता है भीड़ छट जाएगी तो हम भी वहाँ पर इस पुण्य में भागीदार हो जाएंगे। लेकिन जैविक खेती का जो कार्य है उसमें भी यही स्थिति है कि हम उस जो स्थिति कुंभ में है वही हमारी आज की तारीख में खेती में स्थिति है। हमने अपनी आज की तारीख में दोनों जगह का अगर तुलना करें तो हमारी जो धारण क्षमता है वो समाप्त हो गई है। इस कुंभ में भी जो व्यक्तियों की आने की धारण क्षमता है वो समाप्त हो गई है। अब वो समाप्त हो गई है तो आप नहीं जा पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी कितनी ही लालसा क्यों नहीं हो, आप उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से आपकी जो खेती है उसमें आपकी मिट्टी अगर खराब हो गई है, आपका पानी खराब हो गया है, तो आपकी धारण क्षमता, उसकी उत्पादन क्षमता भी धीरे कम हो गई है और आपको इससे पहले कि हम मजबूर हों कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएँगे, उससे पहले ही हमें चेतना है। इसलिए इसकी क्रांति होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें चाहे भगत सिंह निकलें, चाहे कोई और निकलें, लेकिन शुरुआत तो हमने ही करनी है और हमने ही अपने अंदर के भगत सिंह को, राजगुरु को जगाने का प्रयास करना है। तो आज का चिंतन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इसी विषय पर बातचीत करते हुए कि हमारी धारण क्षमता कितनी है, कितनी हमारी और संभावना बची हुई है और जो लोग इसको नहीं करेंगे तो फिर जाम वाली स्थिति हो जाएगी, मिट्टी भी जाम हो जाएगी। आपको रीवा में बैठ करके और अन्य जगह पर बैठ करके वहाँ पर पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। मैं भी अभी सौभाग्यवश पिछले 2-3 दिन से प्रयागराज के नज़दीक हूँ। हालांकि बहुत नज़दीक भी नहीं हूँ कि यहाँ जाम की स्थिति बने, लेकिन मुझे एक कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला और कार्यक्रम बहुत अद्भुत रहा। अद्भुत इसलिए रहा क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि किसी भी राज्य के राजभवन को किसानों के लिए खोल दिया गया। इसलिए खोल दिया गया क्योंकि किसान आकर के क्रेता और विक्रेता मीट में सम्मिलित हों, उनके साथ आदान प्रदान हो। वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, विभाग हैं, वो इतने तत्परता से इसमें कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं और उस राजभवन के उस कक्ष में जहाँ महानुभाव आकर के अपना शपथ लेते हैं और बड़े-बड़े यहाँ पर कार्यक्रम हुए होंगे पूर्व में, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला, सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला, सबसे ज़्यादा शायद विधायक देने वाला प्रदेश रहा है। तो ऐसे राजभवन में जा कर के और ऐसी क्रेता विक्रेता मीट में सम्मिलित होने का मौका मिला और साथ ही इस कक्ष में जहाँ पर कि आपके जितने भी, चाहे राष्ट्रपति आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे राज्यपाल आए और जितने भी गणमान्य व्यक्ति आकर के भोजन करते हैं, उसी कक्ष में भी किसान को आगे आकर के उतना ही सम्मान पूर्वक
वहाँ पर भी भोजन करने का अवसर मिल रहा है। इसके साथ ही ये सब चीज़ों को देखने का, नज़दीकी से समझने का मौका मिला है, और इसको लग रहा है कि एक क्रांति तो निश्चित रूप से क्रांति की तरफ बढ़ने का प्रयास यहाँ के सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, पूरी तत्परता के साथ इस काम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो क्रांति तो करनी ही है, क्रांति हमने करनी है, क्रांति सरकार भी करने का प्रयास कर रही है, और उत्तर प्रदेश को अपना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट के रूप में, जबकि यहाँ पर कोई भी आपके समुद्री वो नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश को तीन तीन जोन्स में डिवाइड करके वहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटी और उत्पाद उगा करके उसको हवाई मार्ग से ऐसी मार्केट में भेजने का प्रयास यहाँ की सरकार कर रही है, जिसमें किसान को काफी ज्यादा लाभ मिल सके। उसको अगर कोई चीज 500 रुपए किलो की दुबई में बिक रही है और किसान यहाँ पर 300 रुपए 30 रुपए का उसको भाव मिल रहा है, तो उसमें हवाई भाड़ा अगर 150 रुपए आ रहा है या 200 रुपए आ रहा है, तब भी उसको लेते हुए करीब 200 रुपए पर किलो का फायदा उसको अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्थाएं से मिलने की संभावनाओं को के ऊपर त्वरित रूप से यहाँ को सरकार काम करने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके आगे आ रही है। और इसी प्रकार से जब मैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले, मैं प्रयागराज से रीवा की तरफ जब मेरा आगमन हुआ और मैंने प्रयागराज में भी दर्शन किए, तब इतनी भीड़ नहीं थी और व्यवस्थाओं की तैयारी चल रही थी, तब मैंने देखा कि किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सरकारें साथ मिल करके अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में, अपनी जो राज्य की सीमाएं हैं उसको उन सीमावर्ती जिलों में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने की योजनाओं के ऊपर त्वरित रूप से कार्य कर रहा है। इस कार्य को भी मैंने मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत तत्परता से इसके ऊपर विचार विमर्श करते हुए, इसकी समीक्षा करते हुए इसको समझने का प्रयास किया, और ये देखा कि वहां पर भी एक गति से कार्य हो रहा है और क्रांति की तरफ बढ़ने का अग्रसर है। और इसी प्रकार से कल मैं जब यहाँ के सीमावर्ती जनपद, जो कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता है, वहां पर जब मैंने पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक के उस कार्यक्रम में शिरकत की, तो मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ पर भी नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा के लगते हुए जो भी जनपद हैं, उसके बीच में किस प्रकार से हम व्यापार को आदान प्रदान कर सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, और कैसे हम वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते हैं। इस चीज़ की भी तत्परता मैंने किसान और वहाँ के जो अधिकारीगण हैं और वहाँ की जो राजनीतिक शक्ति है उसको साथ मिल कर के देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये जो क्रांति हो रही है, ये अपने स्तर से अपने-अपने लोगों के रूप में अपने-अपने जो जो लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे सरकार कार्य कर रही है, चाहे किसान कार्य कर रहे हैं, चाहे विभाग कार्य कर रहे हैं, ये एक समन्वय की स्थिति की तरफ आगे वो बढ़ते जा रहे हैं, समन्वय उनके बीच में चलते जा रहा है। और साथ में मुझे भी उस मंच से बोलने का मौका मिला जिसमें माननीय मंत्री जी भी हमारे वहाँ के उपस्थित थे, उद्यान मंत्री और बाकी माननीय मंत्री। तो उसमें भी हमने अपने प्रतिबद्धता जाहिर की, हम भी इस कार्य में संकल्पित होकर के आगे पतंजलि संस्थान इसमें आगे कार्य करेगा। और इस तरह से उनके साथ जब चर्चा हुई है तो निश्चित रूप से, और जो किसान यहाँ पर हैं, बहुत छोटी जोत वाले किसान थे, 2.5 एकड़ उनकी सामान्यतः उनकी भूमि है, जनजाति क्षेत्र के किसान हैं, और उन जनजाति क्षेत्र के किसानों के साथ जो थारू समुदाय के आते हैं, उन थारू समुदाय के किसानों को मैंने जब उनकी प्रदर्शनी को मैंने देखा, तो मैंने जब जनजाति क्षेत्र के थारू किसानों के साथ उत्तराखंड में काम किया था अभी कुछ समय पहले, और हमने उनके से उत्पाद लेकर के उसकी मार्केट व्यवस्था सुदृढ़ करने का कार्य किया था। तो मैंने जब इन्हीं थारू को इस क्षेत्र के थारू के जो उत्पादों को यहाँ पर देखा, जो बड़ी सुंदर मूंछ की टोकरी बनाते हैं, तो उनके और अपने उत्तराखंड के जो थारू का महिला संगठन थे, दोनों का एक समन्वय भी फोन कॉल के माध्यम से वहां पर तुरंत करा करके उनके डिजाइन में जो आवश्यक सुधार हो सकता है,
उसको करने में और उसकी मार्केट व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर तुरंत मुझे जो मेरे पास जानकारी थी और जो उद्यमी मेरे संज्ञान में थे, मेरी जानकारी में थे, मेरे परिचय के थे, उनके साथ दोनों समुदाय के दोनों जगह की महिला संगठन के प्रधानों के साथ फ़ोन में बातचीत करके उनका एक समन्वय किया। मेरे पास समय की कमी नहीं थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये यहाँ की जो महिलाओं को जब मैंने यहाँ की महिला जो थी, उनका नाम अनारकली था। तो उनके साथ जब मैंने उनको फ़ोन दिया और उनके साथ फ़ोन में उनसे उत्तराखंड के जो थारू समुदाय की महिला थी, उनके साथ उनका जब फ़ोन में बातचीत करने के लिए कहा, तो वो उन्होंने 20 मिनट तक बातचीत की और 20 मिनट में बातचीत करके उन्होंने जो भी बातचीत कही होगी, मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो इनका आपस में एक्सचेंज हो गया, उसके बाद फ़ोन का एक्सचेंज हो गया, उसके बाद आपस में एक वेबिनार करने के ऊपर बातचीत हो गई है। तो ऐसा करते हुए मुझे लगता है कि हम अपने देश के विभिन्न जगह के जो हमारी अच्छी प्रैक्टिसेस जहाँ की हैं, जो अच्छा कार्य हो रहा है, उसके समुदाय को भी अगर हम आपस में जोड़ देते हैं, तो वो समुदाय आपस में बातचीत करके, आपस में क्षमता वृद्धि करके, आपस में समन्वय करते हुए ये कार्य को अपने जो छोटे-छोटे कार्य हैं, इसको आगे बढ़ा सकता है। ऐसा मुझे एहसास हुआ और इस कार्य को करने पर बड़ा आनंद आया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा आना, मैंने चाहे और कुछ किया हो या नहीं किया हो, कम से कम 2 महिलाओं को आपस में मिलाया, जो कि एक उत्पाद को लेकर के आगे अपने-अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो इस तरह से फिर मैंने यह भी देखा, तो अब हम जब हम बातचीत करते हैं जैविक खेती के ऊपर, तो वहाँ के जो प्रदर्शनी लगी थी और प्रदर्शनी में कई सारे स्वयं सहायता समूह और कई सारे जो फेडरेशन है और विभाग हैं, उनकी प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो मैंने एक जो आदिवासी संगठन है, जिसमें करीब 1200 महिलाएँ वहाँ पर काम कर रही हैं। उन आदिवासी महिलाओं को मैंने देखा कि बड़े सुंदर से उनके उत्पाद वहाँ पर हो रहे थे, टमाटर की पौध भी वो बेच रहे थे और टमाटर की उपज भी वहाँ पर थी और बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पर जीवामृत को भी वो ला करके रखा हुआ था उन्होंने। तो उनसे पूछा गया कि ये टमाटर की खेती को आप कैसे कर रहे हो? और तो उन्होंने कहा कि हम जीवामृत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीवामृत और दशपर्णी की तरह उन्होंने बताया। तो मैंने कहा, आप कितने दिन में स्प्रे करते हो? उन्होंने कहा, हम हर एक हफ्ते में 2 बार स्प्रे कर रहे हैं। क्योंकि टमाटर की जो क्वालिटी थी वो इतनी शानदार थी। एक ही डाली में इतने सारे उसमें फल लगे हुए थे और बहुत सुंदर तरीके से वो उत्पाद वहाँ पर दिख रहा था। तो मैंने कहा, कोई आप स्प्रे नहीं करते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल भी हम स्प्रे नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम नहीं डाल रहे हैं। किसी सब्ज़ी में हम कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाल रहे हैं। तो उसको देख कर के बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके नंबर नोट किए हैं। आने वाले दिनों पर ऐसे समुदाय के जो संस्था थी और उनके जो महिलाएँ हैं, उनको हम इस योगाहार कार्यक्रम में बुलाएँगे, उनके अनुभव सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये छोटी-छोटी जोत वाले किसान कैसे अपने जीवन को कर रहे हैं और उनमें से एक किसान तो प्रतिदिन सवेरे जाकर के मंडी में जाकर के अपनी सब्ज़ी रोज़ बेच के आ रहे हैं और प्रतिदिन उनकी इनकम जो है करीब 1,500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, कोई दिन उनका खाली नहीं रहता है जब वो सब्ज़ी इतने की सब्ज़ी नहीं बेचते हैं। तो इस तरह से भी उनको मैंने सुना, उनकी बात सुनी और उस दिन जब शाम को हमारी चर्चा मीटिंग समाप्त हुई, मैं फिर से उनके पास गया। मैंने कहा, आज कितना टर्नओवर हो गया आपका? उन्होंने कहा, आज मेरी 5,000 रुपए की सब्जी की पौध ही केवल बिक गई है। उत्पाद तो अलग है, पौध को ही बेच करके वो अपनी इस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे अनुभव के साथ अब हम जो हमारा कार्य है, जिसके ऊपर कल भी चर्चा हुई थी थोड़ी-सी, वो कार्य ये है कि हम जो अब हम जिस प्रकार से योगाहार कार्यक्रम में हम अपना योगदान करते हैं, हम मुख्य वक्ताओं को सुनते हैं, तो एक बड़ी अपेक्षा हमारे से रखी गई थी कि डॉक्टर संतोष चौहान की तरफ से और ये अपेक्षा उन्होंने कई बार रखी है कि प्रत्येक किसान अपना डेटा कितना पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, कितना उन्होंने किया है, उसकी मात्रा को लिख कर के बताएँ और उसको उनको दें, तो ये अपेक्षा अभी लगता है कि पूर्ति उसकी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि अब काफ़ी चूँकि समय हो गया है और कल डॉक्टर चौहान से भी जब मेरी बातचीत हुई थी,
तो उन्होंने भी ये कहा था कि मेरे पास अब समय जो है निरंतर कम होते जा रहा है, क्योंकि उनके जो जानकारी है और उनकी जो समय है वो बाकी लोग उनको ले रहे हैं, जिनको कि इस तरह से कार्य करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले इसके प्रति चिंतित होने की ज़रूरत है कि ये हम आंकड़ा उनको क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और अगले शनिवार को जब उनके साथ हमारी बैठक होने वाली है, डॉक्टर चौहान की अब अपेक्षा हमसे है, जो मुझे जानकारी मिली है, उनकी अपेक्षा है कि हम एक अपनी तरफ से एक प्रस्तुतिकरण करें, हमारे योगाहार के जितने भी किसान हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है या जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं भी लिया है, कि अपनी खेती में वो कितनी मात्रा किस केमिकल की कितनी समय पर क्या-क्या डालने हैं, कितने एरिया में डालने हैं, उन्होंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है। और उसके अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया था कि मैं शनिवार के अलावा अभी मैं और अन्यथा समय नहीं दे पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपनी जो ज़िम्मेदारी है, जिसकी हमसे अपेक्षा की गई है, योगाहार से सम्मिलित हमारे किस कृषकों की से उन्होंने जो अपेक्षा की है, उसकी पूर्ति होना आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। जो भी अपेक्षा की जाती है उसको अगर हम पूर्ति नहीं करते हैं, तो हमारे प्रति जो है एक विश्वास धीरे-धीरे कम हो सकता है, और हम ये नहीं चाहते हैं कि ये विश्वास किसी भी प्रकार से कम हो। तो मेरा सविनय निवेदन है सभी से, सभी कृषकों से और हमारे अन्य साथियों से भी, कि डॉक्टर चौहान की जो अपेक्षाएँ हैं, उसकी पूर्ति करने में किसी प्रकार की कोई ढिलाई हम नहीं करें, और हम प्रत्येक सप्ताह में हमने जो भी हमने कार्य किया है, उसका प्रस्तुतिकरण करने की ज़िम्मेदारी जो भी लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति ज़िम्मेदारी ले, अलग-अलग व्यक्ति भी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, और उस तरह से हमें अपनी बात भी उनको कहना है, जिसकी उन्होंने हमसे अपेक्षा की है। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए एक और चीज़ जो मैंने कल ऑब्ज़र्व की, हमारी जब माननीय मंत्री जी आने में कुछ समय हो गया, काफ़ी लग गया, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी जुड़े हुए थे, वहाँ पर आए थे। रोशन लाल जी, ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को समझना जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, आप भी अपनी टिप्पणी दीजिएगा। तो हमने वहाँ के एक वैज्ञानिक दोनों मेरे से संपर्क में हैं, दोनों मेरे के साथ फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गया है। तो उनके पहले वैज्ञानिकों ने जो थे, उन्होंने पूरी अपनी अनुभव, प्राकृतिक और जैविक खेती और आने वाला जो मिशन है, उसके ऊपर पूरी उन्होंने जानकारी दी। और कई 100 किसान वहाँ पर हैं, वहाँ पर उपस्थित, और वहाँ पर चर्चा हो रही है, और वो अपनी जानकारी दे रहे हैं कि हमें क्यों प्राकृतिक और जैविक खेती करनी है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने सब्जी की खेती में केवल रासायनिक खेती के ऊपर बातचीत की। मुझे लगा जब मैंने दोनों को सुना, और मैंने एक वक्ता के मतलब एक वहाँ पर एक ऑडियंस के रूप में अपने आप को समझा, मुझे लगा कि ये इतना हमें जो ये सही है कि ये दोनों अलग-अलग तरह की पद्धतियाँ हैं। लेकिन किसान वहाँ पर क्या करे? किसान किस चीज़ की बात सुने और किस चीज़ को नहीं सुने, और उसका ध्यान हम कैसे आकृष्ट कर सकते हैं? क्योंकि जो किसान वहाँ पर कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि कुछ किसान तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक और जैविक खेती को उन्होंने पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है। तो कुछ किसान हो सकता है कि प्राकृतिक खेती को आत्मसात नहीं किया हो, लेकिन मंच की तरफ से जब इस तरह की बातें आती हैं, तो एक आम नागरिक होने के नाते हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी जो संवाद है और जो हमारा कम्युनिकेशन है, उसमें हमें क्या और करना चाहिए। हमारे ये हमारे जो अनुभव, मेरा कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे वैज्ञानिक थे, उसके उसमें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक के बाद एक 2 प्रेज़ेंटेशन हुए, दोनों में विरोधाभासी चीज़ों का के बारे में पूरी जानकारी दी गई, कोई उसमें जानकारी देने में कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये विरोधाभास वाली जब स्थिति होती है, तो उसमें ज़रा-सी एक समझ में नहीं आता है कि हम किस चीज़ को सत्य मानें और किस चीज़ को हम नहीं मानें। जैसा मैंने बताया कि दोनों ने अपनी बात को बहुत तन्मयता से रखा, दोनों ने अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से रखा। तो इसके लिए भी हमें कुछ एक चीज़ें ज़रूर आगे करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक आम नागरिक, एक कंज़्यूमर वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं हो सके।
इस विषय पर भी हमें चर्चा करनी है। उसके बाद विभाग के जो हमारे अधिकारीगण आए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी अपनी चर्चाएँ की। तो उनके भी कई जगह पर वही विरोधाभास की एक ही जगह पर, लेकिन एक अच्छी बात कल के कार्यक्रम से ये निकली कि हमारे जो निर्देशक डिप्टी डायरेक्टर जो थे हमारे उद्यान के, उनके साथ मुझे उन्होंने पहले ही बुला लिया था, काफ़ी पहले से ही। तो उनके साथ मुझे वार्तालाप करने का मौका मिला, उनके साथ बैठ के करने का मिला, और संयोगवश मेरे वो जूनियर भी निकल गए कॉलेज के, तो फिर बहुत अच्छी तरह से बातचीत हो गई। तो उनके मन में एक इच्छा थी, मैंने थोड़ा-सा योगाहार के बारे में भी उनको बताया, ज़्यादा तो समय नहीं था बताने का। लेकिन उनकी फिर इच्छा थी कि हमारे जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाले कृषक हैं, उनको हम एक मीटिंग में बुलाना चाहेंगे। तो तुरंत मेरे मन में ये बात आई कि क्यों नहीं योगाहार से जुड़े हुए हमारे जितने भी कृषक हैं, ये इससे अच्छा मिलन क्या हो सकता है कि विभाग हमें बुलाए बुलाए और वो हमारे बात सुने और हम भी अपनी बात कहें। तो ऐसा करने का भी एक अवसर मिल रहा है, उसकी एक कृषकों की सूची बनाते हैं, फिर देखते हैं उनके आगे क्या विचार बनता है, उनकी क्या सूचना है, वो क्या करवाना चाहते हैं। और साथ ही मैंने जो जैविक बीज के ऊपर जो संकलन किया है उसके बारे में भी थोड़ा सा उनको बताया है, तो वो भी लिस्ट हम उनको देनी है, और हो सकता है कि आने वाले समय पर अगर वो बुलाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर, जैविक खेती के चिंतन के ऊपर और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के ऊपर जो कार्य हमें करना है, वो उसके ऊपर हम अपने विचार दे पाएँगे। लेकिन इससे भी पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपने स्तर से, अपने-अपने क्षेत्र में रहते, अपने गाँव शहर में रहते हुए, हम अपनी तरफ से क्या प्रयास करने वाले हैं, इसका भी अपेक्षा हमसे रखी गई है। कि हम व्यक्तिगत रूप से हम क्या किसी स्कूल में जाकर के कोई कार्यक्रम करें? क्या हम अपने मोहल्ले की मीटिंग अगर होती है या गाँव की मीटिंग होती है, उसमें अपनी चीज़ों को आगे बताएँ? क्या हम किसी और कोई चीज़ हम लिख कर के किसी को आगे लिख कर के दें, उससे क्या हम अपना योगदान मान लें? तो इस जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का जो महाकुंभ की बात हो रही है और उसके ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें रोज कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए हमें 144 साल का इंतज़ार नहीं करना है, हमें 12 साल का भी इंतज़ार नहीं करना है, हमने 4 साल का भी इंतज़ार नहीं करना है। इसको प्रतिदिन करने वाली चीज़ों के रूप में इसको आत्मसात करना है। इस विषय को लेते हुए, इस गंभीर विषय को लेते हुए हमें अपनी हर एक सप्ताह की रिपोर्ट, मुझे लगता है कि हम डॉक्टर चौहान के मीटिंग में या इसके अलावा भी अगर कोई दिन निश्चित होता है, उसमें हम अपने विचारों को साझा करें और गंभीरता से जो ये कार्य है, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। केवल हम यह नहीं सोचें कि सरकार करेगी, मंत्री करेगा, विभाग करेगा, कोई फेडरेशन करेगा। हम स्वयं इस योगाहार परिवार के साथ जुड़ते हुए हम क्या-क्या कर सकते हैं, इसका हम रोज प्रति सप्ताह एक समय निश्चित कर लें और अपनी बातों को हम बताएँ कि हमने क्या प्रोग्रेस हमने की है, हमें बाधाएँ क्या आ रही हैं, हमारी उपलब्धि अगर है तो वो क्या है और उससे संबंधित हमारे अनुभव क्या-क्या निकल कर के सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस फ्रेमवर्क में जब हम सोचना शुरू करते हैं, तो हमें कुछ करने की हमारे मन में अंदर से एक भावना उत्पन्न होगी। ये भावना उत्पन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस भावना के बल से ही हम शायद ये क्रांति के में अपना सहयोग देने के लिए आगे बढ़ पाएँगे। अन्यथा तो हम बहुत सारे लोगों की बात सुनेंगे और फिर अपनी बात जो है, अपनी बात तो नहीं बताएँगे, तो उसका भी फिर लाभ हमें नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते हुए और आज के जो हमारे अभी तक के जो बीज उत्पादक अभी तक के जिनकी सूची बनी हुई है, उसमें से हमारी क्या प्रगति हुई है, उसमें हमने क्या कार्य किया है, कितना बाकी है और उसका जो एक डिज़ाइन भी हमने बनाया था, वो भी दिनेश जी के पास अब आ गया है। तो अ, उस विषय को भी हमने आगे चर्चा करनी है और उस विषय की प्रगति के ऊपर भी हमने बातचीत करनी है, जिससे कि हमने ये बीज उत्पादक के जो जो भी हमारे कृषक उत्पादन का कार्य कर रहे हैं,
फैलाने का कार्य तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन करने वाले जो सीरियस लोग हैं, केवल उनकी ही सूची हम सरकार को देंगे। बाकी और की सूची हम इसको फैलाने वाले की उसमें रखेंगे। तो मैं इस बात के लिए भी ये दिनेश सेमवाल जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें, अपने अनुभव अभी तक के बताएं और अपनी प्रगति के बारे में भी जानकारी रखें। दिनेश जी, आप अपनी बात पे रखिएगा, उसके बाद फिर से मैं बताता जी आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपने दी है कि जिस तरह से हम महाकुंभ की परिधि में घूम रहे हैं, उसी तरह से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी महाकुंभ अ, हम मनाने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो जो बीजों से संबंधित हमारे जो किसान हैं, जिनसे हमने वार्ताएँ की हैं, कुछ किसानों से हमने पहले वार्ताएँ की हैं, उनको हम वार्तालाप में नहीं ले पाए हैं और अधिकतर किसानों से हम वार्ताएँ कर चुके हैं। उनमें से कुल मिलाकर के 15 ऐसे किसान हैं, जिन पर हमने लिखा है। असल में जब ये बात आई थी कि हम कुछ किसानों की सूची बनाएँ और उन पर लेखन शुरू करें, तो हमने कोई 25 किसानों को सेलेक्ट किया था। 25 किसानों से और जब शुरुआती दौर में बात हुई थी, सभी से बात हुई थी, तो पता चला था कि सभी लोग बीज बचाने वाले, बीज बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जब बात हुई और उनसे यानी एक बार की चर्चा फ़ोन इन चर्चा हुई, दोबारा उनको बुलाया भी गया। उस दौरान ये पता पाया गया कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि हम बहुत सारी किसान बीज का संरक्षण कर रहे हैं, खासकर देसी बीज की जो बात की जा रही है, वो बात है नहीं। तो कुल मिलाकर के सर अभी तक हम 15 किसानों का लेखन कर पाए हैं और 15 किसानों में से अ, कुछ की जो पिक्चर्स बची हुई हैं, फ़ोटो बची हुई हैं। इनमें से अधिकतर के जो लेख हैं वो डॉक्टर भट्ट सर ने हमें एडिट करके वापस भी दे दिए हैं। अभी 2 दिन 3 दिन पहले आपने एक कवर पेज की संकल्पना भी तैयार की और बहुत सुंदर कवर पेज बना है। साथ में दूसरी बात ये है कि ये बड़ा टास्क रहेगा कि हम उन किसानों को कि जो वास्तव में जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस दौरान जो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो बहुत सारे लोगों से मैंने वार्ता की और उस वार्ता में हिमाचल से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से लेकर के और अधिकतर किसानों से जब वार्ता सामने आई, तो तब डॉक्टर संतोष चौहान जी जो ज्ञान दे रहे हैं, जो नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता लग रही है। क्योंकि किसान कहीं न कहीं पर अ, अपने कार्य से उस कार्य से जिसमें कि हम विश्व मुक्त खेती की तरफ जाने से रुक रहे हैं, ये बात सामने आ रही है। ये बड़ा कठिन चैलेंज भी है और है इस क्रम में अधिक से अधिक किसानों का तो लास्ट में वही मोमेंट आता है कि ना यहाँ पे हम कर तो रहे हैं लेकिन जब बात की जाती है तो बातें थोड़ा कठिन होती प्रतीत होती हैं लेकिन योगहार एक विकल्प के रूप में दिखता है जिसमें कि इतने सारे पैथियाँ सामने आ रही हैं और उससे हमें सफलता भी मिल रही है, ये बात भी सामने आ रही है। एक बार पुनः हमें ये चर्चा सामने लाने की आवश्यकता है ही है। क्योंकि जैसे अभी आपने भी कहा है कि जो जो डेटा की बात है वो सामने क्यों नहीं आ रही है। मैं अपने क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देहरादून के विकास नगर खेत तो नहीं है, लेकिन 1 बीघे का 1/4 अ, ज़मीन है उसमें कुछ समय से यानी काफ़ी समय से हम खेती कर रहे हैं लेकिन मेरे पास समय रहा तो मैंने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रखा। तो मैंने देखा कि काफ़ी समय से हम बिना किसी केमिकल्स के खेती कर रहे थे। अभी लगभग 1 साल से हमने इसमें जो किचन का जो भी वेस्ट है हम उसको ज़ाया होने नहीं दे रहे हैं
और उसका सदुपयोग कर रहे हैं अपने किचन गार्डन में। साथ में ही जो अपने ट्रैप्स हैं, हमने एक सोलर ट्रैप भी लगाया। उसके साथ-साथ जो स्टिक्स लगाई हैं, उसका जो असर दिखा है, तो क्योंकि मेरे आस-पास के लोग कुछ न कुछ छिड़काव कर रहे हैं, यानी हमें मोहल्ले में लोगों के से बात साझा भी कर रहा हूँ कि ऐसा ना करें, तभी लोग कर रहे हैं, बोलते हैं ना ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने असर देखा है कि अगर हम इस इन स्टिकी स्टिक्स का सही उपयोग करते हैं, हम गौमूत्र और जीवामृत का सही सदुपयोग हम करते हैं, तो हमारी फसलें बचती हैं और यकीन मानने में थोड़ा कठिन है, लेकिन 1 बीघे का 1/4 में हमारी इतनी सब्जियाँ हुई हैं कि चाहे ब्रोकली हो, चाहे गोभी हो, गाजर हो, हमने पर्याप्त सब्जियाँ इसमें पाई हैं और बहुत सारी सब्जियाँ तो उसमें बच रही हैं और मोहल्ले वाले भी ले जा रहे हैं, उतने से छोटे पार्ट से। तो मुझे लग रहा है कि जब एक छोटे-सी जगह पे ये हो रही है, तो हमारे जो किसान बंधु विषमुक्त खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती कर रहे होंगे और वो भी बिना किसी केमिकल इनपुट के, मार्केट से कुछ लाना ही नहीं है। तो बहुत बड़ी सफलता हमें मिल रही होगी क्योंकि मैंने तो आप सभी हमारे योगाहारी सदस्यों को सुन कर के ही ये प्रयोग अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा डाटा तो ये कहता है कि बाज़ार हम गए नहीं, तो हमने कुछ दिया ही नहीं। तो एक तरह से तो बात ये सिद्ध होती है कि जब हमने कुछ डाला नहीं तो डाटा कौन-सा डाटा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से बात एकदम स्पष्ट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें झिझक हो डाटा देने में, कि हम ये यूज़ कर रहे हैं और करना ही पड़ रहा है। और जैसे वार्ता से भी सामने आ रही बार-बार बात आ रही है। अब मैंने पुनः सेब उत्पादक किसानों से और अन्य किसानों से, सब्ज़ी उत्पादक किसानों से या यहाँ तक कि इधर जौनसार क्षेत्र में यमुना वैली के किसानों से बात करी। तो तब बात और यहाँ तक कि देहरादून और विकास नगर के जो केमिकल्स बेचने वाले लोग हैं, उनसे बात की है। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये हमारा सामान तो अच्छे से बिक रहा है। दूसरा जो आईपीएम सिस्टम से जो बिकने वाली जो इनपुट्स हैं, जैसे फेरोमोन ट्रैप्स हैं या हैं, कहीं बाज़ार में नहीं मिल रही हैं। तो 2 बातें स्पष्ट हैं, केमिकल्स जा ही रहा है, खेतों में जा रहा है और जो लोग कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ न कुछ समस्याएँ जो आ रही हैं, उनसे लोग जूझ भी रहे हैं। लेकिन जो योगाहार में जो हमारी सीख मिली है प्राकृतिक खेती वाले किसानों से, जैविक खेती वाले किसानों से, उसको उसका प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं देहरादून के केवीके में भी कुछ बार गया। उनसे मैंने जब बताया तो उन्होंने कहा ये असंभव है, किसी भी तरह से नहीं हो सकता है कि आप बिना केमिकल्स के अपनी सब्जियों को बचा सकें। वहाँ के साइंटिस्ट ने बताया। इसी तरह से मैं पिछले 2024 और 2025 की शुरुआत में कई केवीकेज़ में गया। मैं नॉर्थ में गया, मैं इधर साउथ में गया, तो जहाँ भी मैं गया पहले केवीकेज़ में गया। तो बहुत ही रेयर और बिरले ही ऐसे केवीकेज़ हैं जो शायद प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो कहा जाता था कि वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा, प्रसार खेती के प्रसार की व्यवस्था वो चीज़ उसका भी प्रसार नहीं हो रहा है। तो फिर हमारे कृषि भाई जो कृषकों को, भाई-बंधुओं को थोड़ा कठिनाई तो आ रही होगी, निश्चित है इसमें और यही कई कारण हैं जिससे डेटा भी हमारा साझा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी मेरे पास भी एक चैलेंज है, जैसे कल शाम को आपका मैसेज भी आया है कि हमें एक सूची जो कि पूरी तरह से खासकर यूपी क्षेत्र से जो जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो ये मैं कल से मंथन कर रहा हूँ कि हमें ऐसे किसान मिलें जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी कम किसान हैं। मैं संक्षेप में आदरणीय इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद, जी, प्रणाम। जी, धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर अपने अनुभव भी आपने बताए। मैं समय को भी देखते हुए डॉक्टर रोशन लाल जी, आपका हैंड रेज़्ड है। आपसे भी टिप्पणी मैंने अपेक्षा की थी, उसके बाद फिर रमेश चंद मेहरा जी। जी, रोशन लाल जी। जी धन्यवाद सदन को ओम आदरणीय सर मैं निश्चित रूप से आपने जो बातें कही है वो बड़ी सारगर्भित है और ये इस तरह की चीजें अक्सर देखने में आती है
इसमें 2-3 चीजें हैं जिस पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। जब हम फील्ड में बात करते हैं, जैसे अभी परसों हमारी एक मीटिंग थी, कृषि विभाग के लगभग 60 से अधिक जो विस्तार अधिकारी थे उनका एक प्रशिक्षण था, और उसमें हमने ये सारी चीजें जो हमारी चर्चा हुई थी कि हम इसकी बात करेंगे, जो हमारे भागवत कथावाचक और ये इनसे प्राकृतिक खेती की हमने उस पे प्राकृतिक खेती के बारे में बताया, और उसके बारे में हमने उनको वो किया। तो होता क्या है कि हमारे एक मित्र ने बोल दिया कि अरे साहब, अगर हम ये कथावाचकों से अगर ये कराएंगे तो फिर हमारा क्या हो, मतलब इनका क्या होगा, ये जो एक्सटेंशन वर्कर है। तो कहीं विरोधाभास भी है। एक बात ये हुई कि ये जो आंतरिक विरोधाभास है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि कोई अगर काम करने लग जाए तो आपका काम खत्म हो जाता है। दूसरी बात, जो कृषि विज्ञान केंद्रों की बात है, तो देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में आज भी लगभग कहीं, जैसे मेरे यहाँ 25% पोजीशन है, मतलब फील्ड, और दूसरे कृषि विज्ञान केंद्रों में भी 40%, 50%, उससे ज्यादा कहीं भी साइंटिस्ट नहीं है। मतलब सब जो पूरे जिला देखना है, काम जो है पूरा जिला देखना है। तो कुछ उसमें भी दिक्कतें हैं कि लोगों के पास संसाधनों की, मतलब जो मानव संसाधन है उसकी कमी है। दूसरा, एक बड़ा जो सबसे बड़ा कारण जो है कि जैसे हम आज भी हमारे पास प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में हम जब किसानों के पास जाते हैं, सब लोगों के पास जाते हैं, तो सबकी अपेक्षा रहती है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास समुचित टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे हमारी जो बीमारी आती है, हमारी जो इंसेक्ट पेस्ट आते हैं, तो इसका एक जो सार्वभौमिक हल चाहिए। अब जैसे हमारे इंसेक्ट लगे, हमारा कोई कीड़ा लगा, तो हम बोलते हैं कि ये फला दवाई का स्प्रे कर दो, और किसान रेडीमेड का बहुत आदी हो चुका है। आप हम मैं मेरा प्रयास होता है, मैं सबसे शुरू करता हूँ जब भी कहीं बात करता हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण होते हैं, कृषि विभाग के प्रशिक्षणों में जाता हूँ, तो मैं सबसे शुरू करता हूँ कि हम सबसे पहले जो हमारे रिसोर्सेज है, प्राकृतिक रिसोर्सेज, इनकी बात करें, इनसे कैसे कंट्रोल करें। लाइट ट्रैप की बात करें, स्टिकी येलो स्टिकी ट्रैप, और दूसरे जो ट्रैप हैं, फेरोमोन ट्रैप हैं, फ्लाई के ट्रैप आते हैं, उनकी बात करें। तो ये इन सब की बात करते हैं। पर जैसे हम बात करें लाइट ट्रैप, तो लाइट ट्रैप में बहुत ये वाइड स्पेक्ट्रम है इसका। तो लाइट ट्रैप के लिए हमने बालाघाट में जो प्रयास किया है, आज की तारीख में लगभग यहाँ 1000, जो पिछले साल से हमने शुरू किया था लाइट ट्रैप का, तो सोलर लाइट ट्रैप करीब 1000 लाइट ट्रैप यहाँ किसानों के बीच जा चुके हैं, और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। और ये हर तरह के जो कीट हैं, जो भी रात में आपके उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लाइट की ओर आकर्षित होते हैं, तो उनको ट्रैप करते हैं। तो निश्चित रूप से ये फायदेमंद है। पर जो हमारा फेरोमोन ट्रैप की बात है, फेरोमोन ट्रैप स्पेसिफिक है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। आपका अगर ब्रिंजल का कीट लगा है तो उसका फेरोमोन ट्रैप अलग आएगा, चने की इल्ली है तो उसका अलग आएगा, चने में अगर कटवर्म लगा है तो उसका अलग आएगा। तो उसमें बड़ी विविधता है। वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है हर तरह के कीटों के लिए, और फिर एक ही खेत में किसान कितने तरह के फेरोमोन ट्रैप लगाएगा। तो ये थोड़ा सा, मतलब जो हमारा जो वो है वो कम है। दूसरा, अगर हम काढ़ा बनाने को बोलते हैं, तो ज्यादातर किसान ये बोलते हैं कौन करेगा साहब इतना। जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। कई किसान हमारे पास ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं डालते हैं, पर जो मेजॉरिटी है, जो 90-95% या 98% का है, वो लोग ऐसे हैं कि वो साहब रेडीमेड क्या है। तो अभी दूसरा प्रयास जो चल रहा है सरकार का कि BRC, बायो रिसोर्स सेंटर, तो हमने एक यहाँ पर बायो रिसोर्स सेंटर यहाँ बालाघाट में, एक हमारा जो गांव है पिंडरी करके, हमारा एडॉप्टेड विलेज, वहाँ पे हमने कुछ किसानों को, जो महिला किसान है स्पेशली, तो 40 महिला किसानों का एक ग्रुप था, उसको हमने ट्रेनिंग दी, और उसमें से 20-25 जो हमारी मातृ शक्तियां हैं, वो बढ़िया बायो एजेंट बना रही हैं, ब्रह्मास्त्र बना रही हैं, नीमास्त्र बना रही हैं, जीवामृत बना रही, घन जीवामृत बना रही हैं, और ये इनको बेच भी रही है। इनको 1 लीटर के, 2 लीटर के अलग अलग उन्होंने डिब्बे बना रखे हैं, और उसमें वो बेच भी रही है। तो कुछ प्रयास उसमें भी हो रहे हैं। और ये
कोई भी एक्सटेंशन वर्कर जब किसानों के बीच जाता है तो वहां पे उसकी जो लोगों की अपेक्षाएं होती है कि हमारे खेत में प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं, इस तरह की चीजें, इसको हल करने का उपाय बताइए। अब जब उनको हम ये जो हमारी प्राकृतिक चीजें बताते हैं तो वही बात होती है कि ये कैसे होगा, इसमें तो टाइम लग जाएगा। और दूसरा, हमारा किसान जो है वो तुरंत हल चाहता है, क्योंकि वो देखता भी तब है, मॉनिटरिंग नहीं है हमारे पास। हमारे किसान भाइयों के पास जब भी हम बोलते हैं कि अब ये बीमारी आने वाली है, क्योंकि सबका रिलेशन जो है कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और जो हमारा वर्षा होती रही है, इस तरह की जो हमारी एनवायरमेंटल सिचुएशन है, इससे ही हमारे इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज जो है इनके अकरेंस की स्थिति को हम पता लगा सकते हैं। अब जब हम अर्ली फोरकास्टिंग करते हैं कई सारी डिसीज की कि ये इंसेक्ट अब आने वाला है, तो किसान उस समय बिल्कुल नहीं देखता है। वो तो जब देखता है जब किसान खेत में इल्लियां उसको दिखने लग जाती है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। वो उस स्थिति में उसको ये चाहिए कि रेडीमेड हल चाहिए। और हमारी जो जैविक दवाएं हैं, प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि बोले जब दिखेंगे कीड़े तो हम वो ब्रह्मास्त्र मार देंगे। आपको इसको महीने में एक बार आपको लगातार इसको चलाते रहना है, तो ये आपके खेत में जो कीड़े हैं उनको आने ही नहीं देंगे। नीम का ऑयल या नीम NSKE, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट तो बहुत कारगर है। चाहे आपका सकिंग पेस्ट हो, चाहे आपका इल्ली वाले हो। पर होता क्या है कि किसी को भी मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई नीम की जो उसकी गुठली होती है उसको कूट के उसको पानी में कुछ देर 24 घंटे रख के और उससे एक्सट्रैक्ट निकाले और उसका स्प्रे करें। बहुत दुर्लभ है, पर ये इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त है हर तरह के कीट में। पर ये कोई नहीं करता है। और ये मतलब जब भी हम उसको पढ़ते हैं तो ये हमेशा चीजें आती हैं। और कई सारी चीजें हैं। फर्टिलाइजर की बात करें तो किसानों का फर्टिलाइजर में भी यही वो है कि साहब इतना कहाँ से खाद लाएंगे, क्योंकि लोगों की आदतें बहुत वो हो चुकी है। और जीवामृत कुछ लोग बना रहे हैं, पर जीवामृत बनाने के बाद की साहब उसको डालने की समस्या। तो अच्छा, लेबर, एक तो ये हमारा जो मनरेगा सिस्टम है इसमें लेबर की इतनी दिक्कत हो गई। आप किसी भी किसान में किसी भी के पास जाइए, साहब बिल्कुल लेबर नहीं है, साहब कैसे कराएं खेती। हर आदमी ये बोलता है साहब मैं 300 रुपए रोज प्रतिदिन देने को तैयार हूँ। अभी एक किसान के पास में बैठा था तो वो तो ये बोल रहा था कि साहब मैं 500 रुपए रोज देने को बैठा हूँ, पर 500 रुपए में वो 8 बजे आया और 5:30 बजे चले जाए। पर आज की तारीख में लेबर आ रही है 11 बजे और 5 बजे जा रही है, बीच में 1 घंटे खाना खाना है उनको, और दूसरे भी मतलब बीच बीच में उनको छुट्टियां चाहिए। तो जो कृषि के साथ जुड़े हुए वर्कर्स जो थे हमारे, वो उनकी स्थितियां बहुत ऐसी हो गई है कि वो खेती को सेकंड बिजनेस समझने लगे हैं। और यहाँ पे जैसे मैं बालाघाट की बात करूं तो यहाँ से लगभग 20% पॉपुलेशन माइग्रेट होती है हर साल, और वो हैदराबाद, नागपुर, बड़े शहरों में जाके बिल्डिंग मटेरियल के काम करते हैं। उनको वो काम करना पसंद है। वहां से आएंगे वो अपना 2-3 महीने परिवार सब यहाँ, बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं और वो आदमी चले जाते हैं वहां पे। तो ये जो माइग्रेशन है, ये वहां पे उनको पैसा अच्छा दिखता है, वहां पे वो पैसा कमा के आते हैं, फिर अपना 1-2 महीने यहाँ रहेंगे, धान लगा देंगे, फिर चले जाएंगे। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, इनमें निश्चित रूप से मैं जो आपने कहा कि एक वैज्ञानिक ने बोला कि जैविक करना चाहिए, दूसरा आया उसने बोला, तो थोड़ा सा समझ का फर्क है सर। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपनी चीजों को बताता है, और उसमें जो वैज्ञानिक है उनको निर्देश तो सबको है, सरकार के शासन के निर्देश हैं, जो डायरेक्टर लेवल से निर्देश आते हैं उसमें सबको निर्देश ये होते हैं कि हम सारे विकल्प बताएं। किसान कौन से विकल्प चयन करना चाहता है उसके ऊपर छोड़ दें, आप उसको वो नहीं करें। क्योंकि अगर उसकी फसल को अगर मान लो उसको नुकसान हुआ, तो वो फिर दूसरे दिन आके वो आपके ऊपर बोल देगा कि साहब ये आपने ये दवा डाली थी, आपने दवा बताई थी, काम नहीं की, ये इसका खामियाजा कौन भरेगा। और कई तरह की नेतागिरी, कई तरह की चीजें
मतलब जो ग्राउंड लेवल पे चीजें होती है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ऐसा मैं बहुत समय ले लिया मैंने सदन का, इसलिए क्षमा चाहूंगा। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर रोशनलाल जी, बहुत सुंदर। मैंने बस इस चीज को हाईलाइट किया था कि हम जैविक खेती क्रांति के दृष्टिकोण से जो हम संवाद करते हैं या जो हम विकल्प दे रहे हैं, विकल्प अच्छा है, लेकिन जैविक खेती के कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और मैंने जो अनुभव किया कि मैंने ये देखा कि हमारे जो किसान हैं, जिनसे मैंने एक बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछा था कि आप ये जीवामृत को कितने समय के अंतराल में अपने खेत में डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम हफ्ते में 2 बार भी इसकी स्प्रे कर दे रहे हैं और उसको करके हुए हमारे इसमें कोई रोग आता ही नहीं है। तो ये भी एक इंडिकेटर हुआ एक किसान का जो जैविक खेती कर रहा है कि उसने जीवामृत का या अन्य चीजों का कितने अंतराल में स्प्रे किया और एक फसल में कितने दिन तक के स्प्रे किया। तो इस विषय पर भी हम आने वाले दिनों पर इन्हीं किसानों से सुनने का प्रयास करेंगे और अपने जो किसान हैं उनसे भी ये डेटा लेने का प्रयास करेंगे। डेटा लेना बहुत जरूरी इसलिए है कि ये समझना न केवल केमिकल खेती में बल्कि जैविक खेती में भी ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और उसकी कितनी मात्रा उसका कर रहे हैं। तो अगर मेरे यहाँ पर जो जैविक खेती करने वाले किसान ने जो मुझे बताया कि मैं सप्ताह में 2 बार जीवामृत का स्प्रे कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको याद होगा 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश के जो किसान अपने पॉली हाउस शिमला मिर्च लाल पीली वाली उगा रहे थे, उन्होंने भी ये बताया था कि वो प्रत्येक सप्ताह जीवामृत का स्प्रे अपने पॉली हाउस में करते हैं। तो इन सब चीजों से हमें एक इंडिकेशन पता लगता है कि हमारा किसान वाकई खेत में जो जैविक खेती कर रहे हैं वो कितना कार्य कर रहा है। और ये चीज के बारे में भी अभी पंजाब के जो किसान आए थे उनसे हमने पूछा था कि एक किसान गेहूं की फसल में कितने घंटे काम करता था, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे, तो इस पर भी हमने बातचीत की थी। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम खेती में उत्पादन करने में कितनी हमारा समय व्यतीत हो रहा है, वो समय किन किन चीजों पर आ रहा है। और इस चीजों को जब हम देखेंगे, इसको समझेंगे, शायद हमें कुछ और इसमें पता लगेगा। और जो अच्छी चीज हम कर रहे हैं उस अच्छी चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम हाईलाइट करें। अगर हम जीवामृत के हर एक हफ्ते में स्प्रे कर रहे हैं और इसमें हम हर एक हफ्ते स्प्रे कर रहे हैं, तो 15 स्प्रे मैंने किए अपने जीवामृत के मेरी टमाटर की फसल में, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ। और जब हम इसको तुलना करते हैं कि मेरे अंगूर में 16 स्प्रे होते हैं और मेरे 20 स्प्रे होते हैं और सेब में मेरे इतने होते हैं केमिकल के स्प्रे, और इसमें मेरे स्प्रे इतने होते हैं, तो स्प्रे तो करना ही पड़ेगा मुझे लगता है। अब स्प्रे हम किस चीज का कर रहे हैं, केमिकल का स्प्रे करें या जैविक चीजों का स्प्रे करें, इसकी भी तुलना करके एक बड़ा सुंदर सा मुझे लगता है कि एक आकलन किया जा सकता है। डॉक्टर रोशनलाल जी, इस पर भी आप विचार रखिएगा। आपने हैंड भी रेस किया है, समय भी मैं देख रहा हूँ काफी हो गया आज इसी चर्चा में। तो डॉक्टर रोशनलाल जी, अपनी बात बताइए। सर थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि समय बढ़ गया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैं जब भी कहीं मतलब कार्यक्रम होते हैं उसमें एक चीज जरूर कहता हूँ किसानों को, किसानों से जब संवाद करता हूँ, जो डेटा है हमारा कि हमारे किसान भाइयों के पास काम कितना है, तो बस जो डेटा है वो कहता है कि हमारे किसान भाइयों के पास 60 दिन से ज्यादा काम नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि आप जो खेत जाते हैं तो आप दिन भर का काम ढूंढिए। एक्चुअली में किसानों के पास जैसे धान बोने वाला किसान है, गेहूं बोने वाला किसान, इसके पास काम नहीं है। वो खेत जाता है, खेत घूम के आता है, काम नहीं करता। उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी वो यूज ही नहीं हो रही। तो वहां वो अगर गाय पाल लेता है, बकरी पाल लेता है, मुर्गी पाल लेता है, कोई दूसरे सहयोगी व्यवसाय व्यवसाय करता है, रेशम पालन करता है, तो वो जब तक इस पे नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ अल्टरनेट पे नहीं जाएगा, तब तक उसका जो समग्र विकास है वो नहीं होगा, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि हम सिर्फ सिंगल खेती की बात कर रहे हैं कि सिर्फ खेती में वो करता है, तो वो जो उसकी जो स्थिति है, उस जो उसके पास जो साल भर काम करते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ उनको कि पान ठेले का, कि वो पान ठेला वाला व्यक्ति 8 बजे से आता है, रात के 10 बजे घर जाता है, 500 से 1000 रुपये प्रतिदिन कमा कर जाता है। तो उसका घंटे का जो ड्यूरेशन है, उसका वर्किंग कितना है, उसको आप देखिए कि वो 12 घंटे से 14 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। और हमारा काम ये है कि हमने खेत गए और खेत से घूम के आ गए।
तो उस पर अगर जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, उसमें हम कुछ ना कुछ प्रतिदिन 4 घंटे 5 घंटे हम खेती के व्यवसाय को नहीं देंगे, तब तक हमारी खेती लाभ का धंधा नहीं बनेगी, ऐसा मेरा सोचना रहता है। जी ओम। ये बहुत सुंदर चर्चा हुई है। इसमें आप किसी के और प्रश्न अगर हैं तो हम हमारे, क्योंकि समय भी हो गया है, अगर चाहें तो हम इसकी चर्चा भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज को ही हम इसको क्लोज करते हुए आगे मैं रंजना जी से, मुन्नीलाल जी से, दिनेश जी से अनुरोध करता हूं कि मंच को आगे लेके चलें। जी सर, ओम। जैसा कि आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है, आदरणीय पवन कुमार जी ने लखनऊ की और जो सरकार के बीच, जो वैज्ञानिकों के बीच जो संवाद हुआ है, किसानों को राजभवन में ठहरने की व्यवस्था की है, उससे बड़ी प्रसन्नता हुई है। सरकार माननीय योगी जी की जो अच्छे से अच्छा कार्य कर रही है, उसके लिए योगाहार परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। और जो दिल्ली की जीत हुई है, वह मलकीपुर विधानसभा ने भी एक उत्तर दिया है। इसके लिए हमें, जैसा हम लोग चाहते थे वैसा ही परिणाम प्राप्त हुआ है। और आगे आदरणीय आज हमारे रोडमल आर जी, जिन्होंने दूसरे दिन आज योग कराया, बहुत ही उत्तम तरीके से विद्वानता के साथ, उनको बहुत बहुत शादुबाद, बहुत बहुत प्रणाम। और आज जो चर्चा हुई, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल रावत जी, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, रंजना जी सहित सभी हमारे सदन में उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन और वंदन और आभार ज्ञापित करता हूं। कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं पुनः अपने साथियों के साथ। एक हैंडरिच शशिकांत तिवारी जी का अभी जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार, और आपने आभार कर दिया है। और जो हैंड राइज है, कृपया अपने जो भी सवाल है वो कल के लिए रखिए लिख के, और कल आगे की कार्रवाई होगी। जी धन्यवाद। हमको थोड़ा सा ये चर्चा करनी है कि जब हम, जैसा रोशनलाल सर ने कहा कि जब तक किसान मतलब कई चीज एक साथ नहीं करेंगे तो उनको आय नहीं होगी। जब आय नहीं होगी तो उनका खेती में, जब उनसे बात करो तो यही कहते हैं कि हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें जरूरत ये है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कई चीज, बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, अपना मधुमक्खी पालन, डेयरी, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कल चर्चा करते हैं इस पर, आज समय हो गया है आदरणीय तिवारी जी, क्योंकि आप जो बात करेंगे, अगर वो कम भाई रहेंगे तो वंचित हो जाएंगे उस उत्तर से। कल इस विषय पे कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को व्यापारी बनाना है, हाँ ऐसा ये चर्चा आगे होगी। और इसी के साथ सबको ओम, सबको जय श्री राम। सुबह 5:30 बजे फिर से योगाहार कार्यक्रम मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। और अपने